हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं यूपीएससी पीटी 2026 से रिलेटेड इकोनॉमिक्स के सवालों का। और आपको पता है कि यूपीएससी आंसर की इसकी प्रोविजनली अभी देगी, लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कशन करना चाहेंगे कि कोई भी प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए। और ओवरऑल मुझे लगता है कि 12 सवाल इकोनॉमिक्स के पूछे गए हैं इस पेपर में, और एक आधा सवाल ऊपर नीचे हो सकता है। मैंने 12 सवालों का चयन किया है इसमें। और जहाँ तक इस प्रश्न पत्र का सवाल है, मैं सोचता हूँ कि हमारे यहाँ के जो 3 कोर्सेज हैं, एक टेस्ट सीरीज का भी हमने किया था इस बार, टेस्ट सीरीज, और हमारा जो मेन कोर्स है वो, और करंट अफेयर्स, अगर हम इन तीनों को मिला के देखें तो 12 सवालों में से 9 से 10 सवालों तक हमारी रीच बन रही है। और मुझे काफ़ी खुशी है इस बात की कि हर साल की तरह हम लोग अच्छे से इसको टैकल करने का एक कोशिश कर रहे हैं। और हमारा मंतव्य ये रहता है, या मोटिवेशन ये रहता है कि बच्चे को बेनिफिट मिले। प्रयास ये करते हैं, लेकिन हम क्लेम नहीं करते हैं, और नहीं ज़्यादा ये बताने का प्रयास करते हैं कि ये यहाँ से वो वहाँ से। इन जनरल मैंने आपको बोला है कि इस तरह का मेरे को प्रिसाइजनेस लगी है। तो एक प्रयास होता है, उस प्रयास में आपको कामयाबी मिल भी सकती है, नहीं भी मिले, लेकिन हम एक ईमानदार प्रयास करने की हर बार कोशिश करते हैं। तो जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो इस बात को महसूस करेंगे। अच्छा, कई बार क्या है कि अलग अलग 2 टॉपिक को मिलाकर भी यूपीएससी क्वेश्चन करती है, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा जब मैं डिस्कशन करूंगा। जैसे कि यूपीआई पेमेंट को लेकर एक सवाल था, और सीबीडीसी को लेकर, डिजिटल रुपए को लेकर एक सवाल था। तो सीबीडीसी और यूपीआई को मिला के उन्होंने एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, और इस तरह से वो लगेगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, बट जब हम उसकी गहराई में जाएंगे तो हमें ये महसूस होगा कि ये तो उन्हीं सब बातों को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया गया है। तो इस तरह से कई 1 2 3 जगहों पर इस तरह से भी मिक्सिंग हुई है। तो कभी कभी अलग अलग टॉपिक को एक जगह लाकर भी सवाल बना दिए जाते हैं। थोड़ा सा हम माइंड लगाएं तो उन क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं आराम से। तो 1 बाय 1 हम शुरू करते हैं, है ना। तो पहला सवाल मैं ले रहा हूं यहाँ पर कि एन ई कॉमर्स रेवेन्यू मॉडल वेयर द सेलर हैज कंट्रोल ओवर प्राइसिंग। थोड़ा सा बाइलिंगुअली मैं इसमें रहूंगा। ऐसा ई कॉमर्स का रेवेन्यू मॉडल जिसमें सेलर प्राइस पे कंट्रोल करता है, बट डजंट कीप प्रोडक्ट्स इन स्टॉक। स्टॉक के रूप में अपने पास कोई प्रोडक्ट नहीं रखता है, एंड इंस्टेड ट्रांसफर्स कस्टमर ऑर्डर्स एंड शिपमेंट डिटेल्स टू अ थर्ड पार्टी सप्लायर who then ships the goods directly to the customer is called। मतलब ई कॉमर्स चर्चा में रहता है, और वहां पे उन्होंने क्वेश्चन बनाया कि ऐसा रेवेन्यू मॉडल ई कॉमर्स का जिसमें जिसमें ये होता है कि सेलर का प्राइस पे कंट्रोल होता है, सेलर का प्राइस पे कंट्रोल होता है, लेकिन वो स्टॉक नहीं रखता है, और वो अपनी कोई भी डिमांड जो आती है उसकी डिटेल एक थर्ड पार्टी को भेज देता है, जिसमें एड्रेस होता है कि भाई आपको सामान कहाँ भेजना है और किस तरह का ये ऑर्डर है। तो वो फिर आदमी डायरेक्ट शिप करता है, डायरेक्ट भेजता है, थर्ड आदमी भेजता है कस्टमर को। ये थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन था। जनरली ई कॉमर्स में हम पढ़ते हैं ऐसे मॉडल B2B ई कॉमर्स, B2C ई कॉमर्स, G2B, B2B, B2C, C2C, ये ज्यादा चलता है। इन्होंने थोड़ा सा घुमा के इस सवाल को पूछा है। तो इसमें जो राइट आंसर है, जो हमारे हिसाब से राइट आंसर होना चाहिए, ये इसका राइट आंसर है ड्रॉप शिपिंग मॉडल। और ये पढ़ के ही होगा, मतलब आपको इसकी डिटेल पता है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज तो मुश्किल है। मतलब तो आपको ये भी देखना है कि कोई चीज़ फेमस है तो उसमें यूपीएससी कहाँ तक जा सकती है।
और मैं पढ़ाते समय हमेशा इस बात को मेंटेन करता हूँ कि 20 में से 12 सवाल आपको करने हैं। मैं हमेशा, आप अगर देखेंगे जो खास तौर से मेरे स्टूडेंट रहे कहीं पर भी, मैं हमेशा इस बात पे जोर देता हूँ कि 100 में से 100 आप नहीं कर सकते, 20 में से 20 नहीं कर सकते, और 20 में से 20 करने की सोचेंगे अगर आप तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो छोड़ना भी आना चाहिए, पढ़ने के साथ, पकड़ने के साथ छोड़ना भी आना चाहिए। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप वहां पे आइडिया लगाइए, अगर थोड़ा हो पा रहा है, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। आपको यहाँ पर तो 12 सवाल इकोनॉमिक्स के पूछे गए इस बार। मैं आमतौर पे 19-20 सवालों को रेफरेंस बना के कहता हूँ कि आप 60% क्वेश्चंस भी सही कर लेते हो तो आपका आराम से प्रीलिम्स हो जाएगा। इकोनॉमिक्स की वजह से नहीं रुकेगा, कोई और सब्जेक्ट की वजह से वो रुक सकता है, इकोनॉमिक्स की वजह से नहीं रुकेगा। राइट, तो ये थोड़ा सा अलग था। और ये आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, थोड़ा अपने नॉलेज को किताबों से अलग लाने की कोशिश करिए, ज्यादा वाइडर स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाके आप इस चीज को थोड़ा थोड़ा, मतलब आपकी रेंज बढ़ेगी सवालों को करने की। राइट, तो ड्रॉप शिपिंग मॉडल इस तरह का मॉडल है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे क्लास नोट्स वगैरह में, जो मैं जब से इस इंडेक्स को आरबीआई ने लॉन्च किया है तब से लगातार इसको करवाता आ रहा हूँ, और कई बार टीचर उसको फिर छोड़ देता है कि अब हर बार इस चीज को कितना करवाया जाए, लेकिन ये टेस्ट सीरीज में भी शायद रहा है, और हमारे मेन कोर्स में भी। मेन कोर्स में तो ये होता ही होता है, which one of the following correctly represents the 3 key sub indices of the financial inclusion index, FI index of the RBI। हमारे देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन इज हाउ मच, कितना लोग हमारी फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ चुके हैं, उसको पता लगाने के लिए रिजर्व बैंक ये इंडेक्स तैयार करता है। और इसमें कई सारे छोटे छोटे वो डायमेंशंस होते हैं, लेकिन 3 मेजर सब इंडिसेस होते हैं। उसमें सी इसका राइट आंसर है, एक्सेस, यूजेज एंड क्वालिटी। कहीं पर भी मैंने क्लास ली, अपने यहाँ कहीं पर भी, हर जगह पे एक प्रिंटेड मटेरियल 2-3 पेज का मैं देता रहा हूँ, उसमें इस इंडेक्स का हमेशा वर्णन मैंने किया है। आप देखेंगे उन चीजों को, आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। तो 53 का राइट आंसर सी है, एक्सेस, यूजेज एंड क्वालिटी। आरबीआई का ऐसे एक डिजिटल पेमेंट इंडेक्स होता है, तो आप अगली बार के लिए ध्यान रखें कि इसकी तरह अगला सवाल क्या बन सकता है, जैसे डीपीआई, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, ये भी आरबीआई तैयार करता है। तो आपको समझ आएगा कि सवालों से हम सवालों पे कैसे जा सकते हैं। राइट, 54 पे आते हैं, तो इन्होंने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओएनडीसी के बारे में पूछा, और एकदम करंट तो इसको नहीं कह सकते, थोड़ा पीछे जाके यूपीएससी ने पूछा है। तो ये अलग अलग जो ई कॉमर्स के नेटवर्क्स होते हैं उनके बीच में इंटर ऑपरेबिलिटी का काम करता है, जैसे कि यूपीआई में होता है। तो इससे एक ई कॉमर्स कंपनी की मोनोपोली नहीं हो पाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है, टू ब्रेक द डोमिनेंस ऑफ लार्ज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स बाय इनेबलिंग, इनेबल करना मतलब किस चीज को, इंटर ऑपरेबिलिटी अक्रॉस नेटवर्क्स। तो अलग अलग नेटवर्क्स के बीच में इंटर ऑपरेबिलिटी को इनेबल करके डोमिनेंस को रोकता है, मोनोपोली को रोकता है लार्ज ई कॉमर्स कंपनी। ये सोच के ओएनडीसी को तैयार किया गया था। तो इसका राइट आंसर सी है। ये जो मैं थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था कि डिजिटल रुपी और यूपीआई को मिला के एक क्वेश्चन यूपीएससी ने बनाया, और पुराने पेपर में भी आप जाओगे तो आपको सीबीडीसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, जिसको हम डिजिटल रुपी कहते हैं, ये लाइबिलिटी होता है सेंट्रल बैंक की, आरबीआई की लाइबिलिटी होता है। जैसे एक नोट होता है कि मैं धारक को ये देने का वादा करता हूं, वही वादा उस पर
माना जाता है, निहितार्थ निहित रूप में माना जाता है। तो जब आप इसको देखेंगे, यूपीआई रियल टाइम का एक पेमेंट है, हम देखते हैं कि तुरंत पैसे का आवागमन होता है यूपीआई में। थोड़ा वहां पे आपको माइंड लगाना था। इनके ऑप्शंस में आप जाते हो कि, और ये पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, मतलब इसको लेके इज नॉट करेक्ट ऐसा पूछ रहा है। तो यूपीआई इज रियल टाइम पेमेंट, ये बात सही है सिस्टम, बट डिजिटल रुपीज अकिन टू का मतलब सेम, मतलब सॉवरन पेपर करेंसी। हाँ, भले पेपर करेंसी हो, सॉवरन यानी कि संप्रभु, उसी के जैसा ही होता है। तो ये स्टेटमेंट राइट है, जबकि ये पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। तो ये स्टेटमेंट राइट है, ये गलत स्टेटमेंट नहीं है। बी है, इन केस ऑफ यूपीआई सेटलमेंट फॉर एंड यूजर्स हैपेंस इंस्टेंटली। ये तो आप जानते हैं कि इंस्टेंटली होता है, इज द मनी गेट्स इमीडिएटली डेबिटेड और क्रेडिटेड, बट इन केस ऑफ डिजिटल रुपी देयर इज नो सेटलमेंट। सेटलमेंट नहीं होता है डिजिटल रुपए में, क्योंकि वो वैलेट टू वैलेट ट्रांसफर होती है। अगर आप इसको आगे पढ़ेंगे तो भी यहाँ पे दिख रहा है, देयर इज नो सेटलमेंट, इज द वैलेट बैलेंस गेट्स ट्रांसफर्ड टू अनदर वैलेट। तो उसमें प्रोसेस होगा, सेटलमेंट होगा, ऐसा नहीं होगा डिजिटल रुपी सीबीडीसी के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो। और अगर हमारे स्टूडेंट्स हैं आप, तो आपको जरूर एक नोट मिला होगा जिसमें मैंने सीबीडीसी को लेके बहुत सारी बातें बता रखी है कि बैंकों की लायबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि वो बैंकों में जो जमाएं होती है हम लोगों की, वो बैंक्स की लायबिलिटी होती है, और हम उसको विड्रॉ करके जब सीबीडीसी में डालेंगे तो उनकी लायबिलिटी कम होके ये लायबिलिटी हो जाएगी सेंट्रल बैंक की, और उसमें पेमेंट रिस्क नहीं होती है, ऐसा करके भी है। सेटलमेंट वाली प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सेटलमेंट रिस्क नहीं होगी, वैलेट टू वैलेट ट्रांसफर। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरे पे आते हो आप, यूपीआई ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड बाय बैंक्स and reflected in bank statements, but in case of digital rupee no data is captured in bank statements as the transactions are from one wallet to another। तो बैंक के स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं होंगे, बैंकों से मतलब ही नहीं है इसका, और यूपीआई ट्रांजेक्शन बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है। और हम फोर्थ पे आते हैं, इसको थोड़ा मैं ऊपर की तरफ स्लाइड करूंगा। In both cases, UPI and digital rupee, the liability lies with the users and their respective banks. In both cases, digital rupee और UPI के केस में the liability lies with the users and their respective banks। नहीं, क्योंकि डिजिटल रुपये में लाइबिलिटी जो होती है वो यूजर्स की नहीं होती है, सेंट्रल बैंक की होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो ये पूछ रहा गलत कौन सा है, तो इसका मतलब राइट ऑप्शन क्या होगा, यही होगा डी। ये राइट ऑप्शंस नहीं होंगे, डी राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि गलत स्टेटमेंट जो है वो डी है। ये टोकनाइजेशन हम लोग भी पढ़ाते रहे लगातार। जो आरबीआई ने टोकनाइजेशन शुरू किया वो अलग तरह का टोकनाइजेशन है, जिसमें क्या होता है कि आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ये जो डिटेल्स होते हैं उनकी जगह एक नंबर भेजा जाता है, ऑल्टरनेटिव नंबर, और वो नंबर से आप मतलब अपने कार्ड की पहचान बताते हो। तो इसमें ओरिजिनल डिटेल्स नहीं डालने पड़ते और आपके कार्ड की डिटेल्स बाहर नहीं होती। इसको टोकनाइजेशन बोला गया, जो आरबीआई ने शुरू किया था, और उसमें कोई फीस नहीं लगती और कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से टोकनाइजेशन हटवा सकता है। एक टोकनाइजेशन जो आरबीआई ने शुरू किया वो इस तरह का है, और वो हमने हमारे मटेरियल के अंदर भी दिया था, लेकिन यहाँ यूपीएससी ने थोड़ा अलग पूछा, और ये बहुत हाई लेवल की कॉन्सेप्ट है। और कई बार लगता है कि इस लेवल पे जाने पर बच्चा क्लास में उस चीज को करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा, ऐसा इश्यू आ जाता है। टोकनाइजेशन का एक प्रोसेस और होता है जिसमें आप किसी भी एसेट को, रियल हो इवन फाइनेंशियल हो,
वो असेट्स को आप छोटे छोटे डिजिटल टोकन में डिवाइड कर देते हो उसका वैल्यूएशन करके। जैसे एक जमीन है, 1 करोड़ रुपए की जमीन है, तो आप 1 करोड़ रुपए के 100 टुकड़े कर दिए, 1-1 लाख रुपए के 100 टुकड़े कर दिए, वो टोकन बन गए, मतलब डिजिटल टोकन बना के और उनको लोगों के सामने रखा जाता है। इसको भी हम कहते हैं टोकनाइजेशन। और ये हमेशा आप उसमें पार्टिसिपेट करने की कंडीशन में आ जाते हो, और आपको 1 लाख रुपए लगाने हैं तो 1 लाख रुपए से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो और छोटे टोकन भी बन सकते हैं। तो इसमें जब हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रियल वर्ल्ड एसेट्स RWA टोकनाइजेशन आर करेक्ट, ये रियल वर्ल्ड एसेट्स की पूछ रहा है और उनके टोकनाइजेशन को लेके पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें। तो टोकनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग रियल वर्ल्ड एसेट्स इनटू डिजिटल टोकन यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और ये पढ़ेंगे आप, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल होता है और डिजिटल टोकन बना दिए जाते हैं। ये स्टेटमेंट राइट है। दूसरा, टोकनाइजेशन ऑफ रियल वर्ल्ड एसेट्स ऑफर्स 24/7 एक्सेस प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। आप कभी भी उन टोकन्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, हमेशा ये ओपन रहते हैं। तो इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा, मतलब वित्तीय समावेशन बढ़ेगा। टाइम से भी तो वित्तीय समावेशन का संबंध है कि आपको 24/7 कोई चीज मिल रही है तो कभी भी आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। टाइम कांस्टेंट नहीं होने पर भी इंक्लूजन बढ़ता है, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी आप सही मान सकते हैं। बाकी तो यूपीएससी जो अपना देगी डिफर कर सकती है, राइट। एक जो हमारे हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, टोकनाइजेशन ऑफ रियल वर्ल्ड एसेट्स विल अलाउ द एक्सेस टू हाई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिविजुअल्स इन इंडिया, राइट। तो हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जिससे मिल सकती है, क्योंकि इसमें कई चीजें आ सकती है। गोल्ड का टोकनाइजेशन हो गया, एग्रीकल्चरल लैंड का हो गया, इवन बॉन्ड और सिक्योरिटीज का हो गया। हालांकि रियल वर्ल्ड एसेट्स की बात कर रहा है, तो मतलब किसी भी एसेट को आप करवा सकते हो एक तरीके से। तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज, हाई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट वाली अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है, अगर आप इसमें जाते हैं तो सभी ठीक लग रहे हैं। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो हमारे हिसाब से इसका राइट आंसर ए है, राइट। अगले सवाल पे जाते हैं। क्या शानदार सवाल पूछा है। इसको हमने टेस्ट सीरीज से लेके हर जगह कवर किया था। A bond whose proceeds are used only to finance or refinance a combination of both environmental and social projects। जब दोनों का मिक्स होता है, ये सिर्फ एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए होता है, सोशल बॉन्ड सोशल प्रोजेक्ट्स के लिए होता है। अगर आप इन दोनों को लिंक कर दें, जिसमें सोशल ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो रहा है और एनवायरमेंटल भी पूरा हो रहा है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप ट्राइबल्स को अगर आप गैस स्टोव देते हो, ट्राइबल्स को गैस स्टोव डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो उनकी सोशल लाइफ में इंप्रूवमेंट होगा। गैस स्टोव पे काम करेंगे तो उनकी बेटर सोशल लाइफ मानी जाएगी। और प्लस जो लकड़ी का वो इस्तेमाल करते हैं, वुड का जो वो इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं होगा। तो पर्यावरण भी, देयर विल बी एनवायरमेंटल बेनिफिट एज वेल एज सोशल बेनिफिट। I just gave one example to make you better understand about how sustainability bonds can be used। और ये, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है दोस्तों। और सॉवरेन बॉन्ड्स गवर्नमेंट जो निकालती है वो सॉवरेन बॉन्ड होते हैं। तो राइट आंसर जो बना इसका वो सी है। और आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, यूज ऑफ प्रोसीड्स बॉन्ड्स। ये मैंने
टेस्ट सीरीज में भी डाला था, यूज ऑफ प्रोसीड्स बॉन्ड्स। एक वर्ड ये सुना होगा आपने, यूज ऑफ प्रोसीड्स बॉन्ड। एक होता है थीमेटिक बॉन्ड्स, थीमेटिक बॉन्ड्स, एक होता है GSS प्लस बॉन्ड्स। ये सब एक ही, ग्रीन सोशल सस्टेनेबिलिटी और फिर प्लस लगा हुआ है, और भी तरह के बॉन्ड्स, मतलब येलो बॉन्ड्स, ब्लू बॉन्ड्स, ऐसे जनरली इनको क्या बोलते हैं, ग्रीन सोशल सस्टेनेबिलिटी प्लस टाइप के बॉन्ड्स, ठीक है, क्योंकि इनका थीम होता है तो इनको थीमेटिक भी बोल सकते हो आप। एक थीम रखते हैं, उसी फील्ड में इनका पैसा लगेगा मतलब। और प्रोसीड्स का मतलब होता है इनकम, जो पैसा आ रहा है बॉन्ड्स से, तो उनका यूज अगर विशिष्ट हो जाए, स्पेसिफिक हो जाए, तो आप बोल सकते हो यूज ऑफ प्रोसीड्स बॉन्ड्स। आगे के लिए ध्यान रखिए, मतलब डिस्कशन का मतलब क्या है कि ऐसा ही कोई क्वेश्चन तो नहीं बन जाएगा कहीं, राइट? Which of the following statements about M1 exchange role in micro, small and medium enterprises financing is oblique are correct? तो ये भी बड़ा शानदार सवाल था और बहुत अच्छा, मतलब ये जो MSMEs होते हैं उनके बिल्स होते हैं, दो तरह के बिल्स होते हैं, बिल्स रिसीवेबल्स, बिल्स पेएबल। तो जो इनवॉइसेस होते हैं, जो माल बेचते हैं, उनकी जो पेमेंट होती है, वो पेमेंट में जो टाइम रहता है, तो उससे पहले उनको अगर पेमेंट की नीड है तो वो डिस्काउंट सिस्टम में जा सकते हैं। TREDS एक सिस्टम है, उसमें जाके वो अपना बिल्स को डिस्काउंट करा सकते हैं। जैसे 100 रुपए का बिल है, इसकी पेमेंट मिलेगी, मतलब सपोज 10% डिस्काउंट रेट है तो उसको 90 रुपीज मिल जाएंगे, तो लिक्विडिटी आ जाएगी उसके पास, और जिसने ये पेमेंट किया वो फिर उस बिल की पेमेंट कलेक्ट करेगा, ये फ्री हो जाएगा मतलब। तो ये कोलेटरल बेस्ड लोन्स वाली बात नहीं है, मतलब बिल रख के लोन, कोलेटरल का मतलब होता है कि आप कुछ रख रहे हो, ये नहीं है इसका आंसर। और ये है कि M1 एक्सचेंज फैसिलिटेट्स डिस्काउंटिंग ऑफ इनवॉइसेस एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर MSME, ये तो मैं बता ही रहा हूं आपको। और M1 एक्सचेंज फंक्शंस एज ए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ऐसा कोई मतलब नहीं कि इनकी रेटिंग करता हो, और इनका क्रेडिट रेटिंग करता हो, इनकी साख का रेटिंग करता हो, ऐसा नहीं है मतलब। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये सही है। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी है, राइट। इसके बाद क्राउडिंग आउट इफेक्ट, इतनी जगह बार बार चर्चा में मैं करता रहा हूं, क्राउडिंग आउट, क्राउडिंग इन, क्राउडिंग आउट। तो इसका संबंध होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से, कि सरकार की वजह से अगर प्राइवेट नियोजित निवेश, प्राइवेट प्लान्ड इन्वेस्टमेंट बाहर हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं क्राउडिंग आउट। और अगर अंदर आ जाता है तो इसको हम कहते हैं क्राउडिंग इन कहते हैं। तो क्राउडिंग आउट आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। हम इसको देखते हैं सिचुएशन वेयर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नहीं, वो क्राउडिंग इन के लिए लागू होगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज, इंक्रीज नहीं होता है, चला जाता है, मतलब दिस इज रॉन्ग आंसर, मतलब स्टेटमेंट। A situation where government borrowing leads to higher interest rates और which reduces private investment, ये है इसका आंसर। सरकार जब ज्यादा बोरो करती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगते हैं, ब्याज दरें बढ़ने लगती है, धन की डिमांड बढ़ी हुई होती है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो एक डायग्राम आमतौर पे हम लोग बनाते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर,
कि अगर आप यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लिखते हो और यहाँ इन्वेस्टमेंट लिखते हो, राइट, तो आपको ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का कर्व है एक तरीके से। और इंटरेस्ट रेट अगर यहाँ पे है सपोज 5% है, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सपोज ₹500 करोड़ है। अब सरकार जब बोरो करेगी, गवर्नमेंट उधार लेगी, बढ़ाएगी उसको, राइट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को आई बोलूं तो ये बढ़ेगा मार्केट में, ये बढ़ेगा, मान लीजिए ये बढ़ के 10% हो गया यहाँ पे, तो ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। तो इतनी की क्राउडिंग आउट हुई है, दिस इज कॉल्ड क्राउडिंग आउट। ये जो कम हुआ है यहां से यहां तक, ये क्राउडिंग आउट है, राइट। तो अब ये सवाल क्यों बना? हम देख रहे हैं कि मतलब गवर्नमेंट बोरोविंग्स इंडिया में भी अच्छी खासी है। मैंने कई वीडियोस में न्यू फिस्कल एंकर के बारे में बात की, मेरे बजट वाली वीडियोस में भी मैंने इन सब चीज़ों की बात की। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बोरोविंग पिक्चर में रही है। जरूरी नहीं है कि वो करंट से लिंक, करंट का सवाल बना के पूछे, वो लिंक्ड होने की वजह से कॉन्सेप्ट में जा सकता है। तो इस तरह से आप मतलब, इसीलिए हम कहते हैं कि फिस्कल डेफिसिट कम होना चाहिए। और आप देखेंगे कहीं ना कहीं मेरी वीडियोस में देख सकते हो कि फिस्कल डेफिसिट के बराबर, इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट, मतलब गवर्नमेंट को बोरो करना होता है आमतौर पे, अगर स्मॉल सेविंग कलेक्शन वगैरह से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अदर लाइबिलिटी से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो वो गवर्नमेंट को ज़्यादा बोरोविंग में ही जाना पड़ता है। इन जनरलाइज्ड वे में यही बोला जाता है कि आप यूँ कह सकते हो कि फिस्कल डेफिसिट शोज बोरोविंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। सो हायर फिस्कल डेफिसिट, हायर बोरोविंग्स। इसलिए हम जोर क्या देते हैं कि फिस्कल डेफिसिट को आप रिड्यूस करो तो बोरोविंग रिड्यूस होगी, और बोरोविंग रिड्यूस होगी तो क्राउडिंग आउट नहीं होगा। तो ये प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट रिफॉर्म्स इस तरह के बजट में होने चाहिए। ये आप मेंस में भी इस पर क्वेश्चंस देख सकते हैं आने वाले टाइम में, जो ये कमिंग मेंस है। और हम जल्दी ही राइटिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारे यहाँ शुरू करने जा रहे हैं, एंड इट इज गोइंग टू बी बोथ इन अ काइंड ऑफ बाइलिंगुअल और हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। बाइलिंगुअल होगा और मतलब हिंदी और इंग्लिश मीडियम में भी होगा, अलग अलग। इस तरह का एक योजना हम बना रहे हैं। आप इंक्वायरी कर सकते हो कि किस तरह का प्रोग्राम कब आ रहा है। जल्दी इस पे एक वीडियो बना के भी मैं डालूंगा। तो अब बहुत ज्यादा स्टडी के बजाय इस बात पे ज्यादा फोकस हो कि हम राइटिंग स्किल पे कैसे काम करें, कैसे चीजों को कनेक्ट करें, मतलब। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। और सरकार बोरोविंग कम करेगी तो क्राउडिंग इन होगा, फिर क्या होगा कि इसका उल्टा होने लगेगा, मतलब ब्याज दरें कम होने लगेगी तो बढ़ेगा, राइट। ऐसे आप चल सकते हो इसमें। क्राउड फंडिंग एक बहुत ही फेमस चीज है, और उसमें P2P, पीयर टू पीयर प्रकार की एक ट्रांजेक्शन होती है, और छोटी अमाउंट में आप क्राउड फंडिंग से पैसा रेज कर सकते हो। बहुत रेगुलेटरी उसके ऊपर नजर नहीं होती है, MSME जिसका फायदा उठा सकते हैं और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट से बच सकते हैं। उसी चीज को आधार बना के पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि क्राउड फंडिंग इज सोलिसिटेशन ऑफ फंड्स, स्मॉल अमाउंट, ये स्मॉल अमाउंट में होगा, फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर्स, और होता ज्यादातर सोशल नेटवर्किंग, फेसबुक और मतलब जो सोशल नेटवर्क्स होते हैं
उनसे उन पे रिक्वेस्ट की जाती है टू अ वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म और सोशल नेटवर्किंग साइट फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। या तो आप वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, गूगल वगैरह इस तरह के, या फिर आप सोशल नेटवर्किंग वाली चीज़ों के जरिए फेसबुक वगैरह अन्य प्लेटफॉर्म जो हैं, तो आप पैसा रेज कर सकते हो छोटी अमाउंट्स के अंदर अलग अलग इन्वेस्टर से। टोटल ज़्यादा हो जाएगा लेकिन हर एक से थोड़ा थोड़ा ले सकते हो। और SMEs आर एबल टू रेज फंड्स एट लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल विदाउट अंडरगोइंग रिगरस प्रोसीजर्स। सेबी वगैरह इस तरह की प्रोसीजर से बच के वो कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो दोनों है, सी इज द राइट आंसर। लेट मी अगेन चेक दी, इसका जो राइट आंसर था वो हमारा प्राइवेट ये था कि एक सिचुएशन वेयर गवर्नमेंट बोरोविंग लीड्स टू हायर इंटरेस्ट रेट्स व्हिच रिड्यूसेस, हाँ इसका राइट आंसर बी था, मैंने बोल दिया था, मैं एक बार वैसे वेरीफाई कर लिया। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये कमिटीज हैं और इसमें आपको ये दिमाग लगाना है, मतलब RN मल्होत्रा कमेटी बहुत फेमसली इससे रिलेटेड थी और IRDA ऑर्गेनाइजेशन रहा है उसका। लेकिन इन्होंने पूछा है कि इन विच ऑफ द अबव रोज आर ऑल द डिटेल्स करेक्टली मैच्ड। ये भी करेक्टली मैच्ड है लेकिन इसमें जाओगे तो फिर इसमें थर्ड करेक्टली मैच नहीं है। ये जो कमेटी है इसका बैंक लेंडिंग हाउसिंग सेक्टर से रिलेशन नहीं था। आपको पता है कि वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी उससे इसका कनेक्शन था उर्जित आर पटेल कमेटी का। तो जहां 3 आ रहे हैं, इसमें 3 है इसमें 3 है, ये गलत हो जाते हैं, अपने आप ही गलत हो जाते हैं ये, राइट। तो ये आंसर ये भी गलत है और ये भी गलत है। थोड़ा फैक्चुअल है, कमेटी का अभी तक तो नहीं पूछ रहा था यूपीएससी और अभी ये पूछा है इस बार। खाली 2 सही है, यही वाला ये सही तो है लेकिन और भी सही है, मालेगाम कमेटी का सही है, ये भी सही है, लेकिन इन्होंने फिर आपको ये चूज नहीं कर सकते हो आप। कुल मिला के इसका राइट आंसर डी है 2 और 4। मालेगाम कमेटी माइक्रो फाइनेंस एक बार डिस्प्यूट हुआ था, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक अलग कानून बना दिया था माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के लिए। RBI और आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के बीच में विवाद हो गया था इस बात को लेकर, और फिर RBI ने कहा कि नहीं ये जो सेक्टर वो मेरे कंट्रोल में है और आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर मालेगाम कमेटी बनी और मालेगाम कमेटी ने कहा कि जितना भी माइक्रो फाइनेंस के इंस्टीट्यूट्स हैं वो NBFC हैं और कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दें तो NBFC RBI के कंट्रोल में। इस तरह का एक सिस्टम मालेगाम कमेटी ने तैयार किया था, तो ये भी सही है, राइट। तो LC गुप्ता कमेटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग, जो फ्यूचर्स ऑप्शंस जो होते हैं, फ्यूचर ऑप्शंस के नाम सुने होंगे आपने, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, है ना, हेजिंग के टूल्स हैं ये। लोग हालांकि इसमें सट्टा भी खेलते हैं। और डेरिवेटिव उसको कहते हैं जो अपनी वैल्यू को किसी और से डिराइव करता है। जैसे आपने सुना होगा क्रूड ऑयल का फ्यूचर, सिल्वर फ्यूचर, गोल्ड फ्यूचर, उसमें कोई संपत्ति बैकग्राउंड में रहती है, उसको अंडरलाइंग एसेट कहते हैं, उसके बेसिस पे आप बेचने या खरीदने के सौदे करते हो। ये फ्यूचर्स में होता है, रेट पहले से फिक्स हो जाती है और ऑप्शंस में उन सौदों से पीछे हट सकते हो। और आपने ये नाम सुना होगा F&O करके, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ये डेरिवेटिव मार्केट है, उसके लिए कमेटी बनी थी, राइट। तो LC गुप्ता कमेटी का टॉपिक सही है, सेबी रेगुलेटर के रूप में सही है। आपको 3 मतलब 2 जगह चेक करना था, टॉपिक और रेगुलेटर तो गलत नहीं दे रखा है। तो LC गुप्ता ठीक है और YH मालेगाम ठीक है। ठीक ये भी है लेकिन मैंने आपको कारण बता दिया है कि ये ऑप्शन हो नहीं पाएगा, डी इज द राइट आंसर। ये 1-2 बार रिपीट हो गया है क्वेश्चन, NBFC के बारे में है और उनमें ये पता लगाना कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आप देखेंगे क्लास नोट्स वगैरह सब जगह, मतलब
एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। डिमांड डिपॉजिट किसको कहते हैं? जो आप जब भी मांगेंगे आपको मिल जाएगी। जो भी यूपीएससी का सीरियस स्टूडेंट है उसको पता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। वो कोई ऐसा चेक बुक जारी नहीं कर सकती जो उसके ऊपर ड्रॉ किया जा सकता है, और पेमेंट बैंकिंग पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं होती है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, थर्ड को पढ़ेंगे आप। राइट स्टेटमेंट एक तो ये है। तीसरे को देखते हैं, एनबीएफसी फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन इश्यू चेक ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। नहीं, ये गलत है। All the NBFCs operating in India have to be registered with the RBI। ये जरूरी नहीं है। जैसे निधि कंपनी है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर होती है। इंश्योरेंस कंपनीज है तो IRDA उसके साथ रजिस्टर होती है। म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं वो सेबी के साथ रजिस्टर होते हैं। तो ऑल एनबीएफसीज आरबीआई के पास ही रजिस्टर होगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन ये कह रहा है कि ये जरूरी है, तो ये गलत हो जाता है। ये सही है। अच्छा, जो डिपॉजिट इंश्योरेंस की फैसिलिटी है जो ये देता है, आरबीआई की 100% सब्सिडियरी कंपनी है ये, तो ये अवेलेबल नहीं होता है। जो भी एनबीएफसी में अकाउंट होल्डर होता है उसकी जमाओं के ऊपर इसकी गारंटी एक्सटेंड नहीं होती है। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज नॉट अवेलेबल टू द डिपॉजिटर्स ऑफ डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। हाँ, वो गारंटी अवेलेबल नहीं होती, ये सही बात है। तो फर्स्ट एंड फोर करेक्ट इसके आंसर से सही स्टेटमेंट है। ए इज द राइट आंसर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार डिस्कस किया थोड़ा सा। ये एमपीएच कैलकुलेटेड यूजिंग अल्कायर फोस्टर मेथोडोलॉजी। थोड़ा आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको इन दोनों ने बनाया है इसको, सबीना अल्कायर, जेम्स फोस्टर, इन्होंने बनाया। तो ये राइट है। एमपीआई कैलकुलेटेड बाय नीति आयोग हैज अ टोटल ऑफ 12 इंडिकेटर्स, बिल्कुल सही है। यूएनडीपी में 10 है, इसमें 12 है, कोई भी बच्चा इसको कर पाएगा। और मैटरनल हेल्थ एंड बैंक अकाउंट आर कॉमन इंडिकेटर्स इन द एमपीआई ऑफ नीति आयोग एंड एमपीआई ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये गलत है क्योंकि ये दो हमारे यहाँ पर एक्स्ट्रा है, मैटरनल हेल्थ और बैंक अकाउंट, ये हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है। और एक आप देखेंगे कि चाइल्ड एंड एडोलिसेंट मोर्टेलिटी, यूएनडीपी वाले में सिर्फ चाइल्ड मोर्टेलिटी है, हमने एडोलिसेंट वर्ड भी लगा रखा, वो इसमें नहीं दिया खैर इन्होंने। तो ये कॉमन नहीं है, मतलब इसका मतलब दो ही स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड राइट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो करेक्ट पूछ रहा है, तो करेक्ट फर्स्ट एंड सेकंड है। टोटल 12 इंडिकेटर्स है और अल्कायर फोस्टर मेथोडोलॉजी का इसमें इस्तेमाल हुआ है, मतलब राइट। तो इस तरह से दोस्तों ये लगभग 12 सवाल थे जिनका डिस्कशन मैंने किया, और यूपीएससी अपना की देगी जैसा भी है, तो आप उसका मिलान कर लीजिए और डिस्कशन करके कोई उत्तर कैसे क्यों होना चाहिए, ये चर्चा मैंने आपसे की। तो धन्यवाद, फिर मुलाकात करते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।